अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं आप जी। हमने पर्सनालिटी डिसऑर्डर स्टार्ट किया होता है लास्ट में जो है वो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होते हैं, कौन कौन सी जो है वो क्लासिफिकेशन है पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। क्लस्टर ए बी ओ सी को हमने डिस्कस किया, फिर हमने सिम्टम्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो है वो इटियोलॉजी की, पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह क्या है, इटियोलॉजी क्या है। दो तरह की थ्योरीज़ का जो है वो जिक्र किया गया है यहाँ इटियोलॉजी में। एक बायोलॉजिकल थ्योरीज आ जाता है जिसमें हम देखेंगे कि जो है वो किस तरीके से जो है वो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल थ्योरी हमारी पर्सनालिटी जो है वो अफेक्टेड होती है, या हमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो या लोगों को पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो डेवलप हो सकती है। और सेकंड साइकोडायनामिक थ्योरीज आ जाती हैं। बायोलॉजिकल थ्योरी, अब जैसे नाम इंडिकेट कर रही है कि बायोलॉजिकल थ्योरी ने कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल कॉज जो है वो बताई होगी बिहाइंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के। पर्सनालिटी जो है वो जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा कि पर्सनालिटी डेवलप होती है थ्रू द इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी डिस्पोजिशन एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। दो तरह की दो आप कह लो चीज़ें हैं जो, ये दो फैक्टर्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी पे जो है वो अफेक्ट करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को जो है वो डेवलप करते हैं। जिसमें एक आ जाता है कि आपकी हेरिडिटी डिस्पोजिशन यानी आपके जो है वो जेनेटिक या बायोलॉजिकल फैक्टर, और सेकंड एक्वायर या एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। ये दोनों आपकी पर्सनालिटी को जो है वो शेप देते हैं और पर्सनालिटी को जो है वो डेवलप करते हैं। टेम्परामेंट अब आ जाता है इसमें। सबसे पहले एक टर्म बताइए कि टेम्परामेंट रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक्स और एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी दैट वी आर बॉर्न विद, यानी वो सारी खसूसियात वो जिनके साथ हम पैदा होते हैं, जिनके साथ हम बॉर्न होते हैं, वो आ जाते हैं आपकी टेम्परामेंट में। तो ये टेम्परामेंट वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो चीज़ें हैं जो हेरिडिटी हम जो है वो एक्वायर करते हैं। हेरिडिटी जो है वो फैमिली टू फैमिली या जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफर होते हैं। तो बायोलॉजिकल थ्योरी जो है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बिहाइंड जो वजह बताते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर की पर्सनालिटी डिसऑर्डर डेवलप करने की मेन वजह, जब इन टेम्परामेंट में कोई इंट्रैक्शन जो है वो चेंज आता है या कुछ ये जो टेम्परामेंट में आगे हम 4 तरह के टेम्परामेंट पढ़ेंगे तो इनमें से जो है जिनके अंदर कुछ कोई एक टेम्परामेंट अगर ज़्यादा है या लो है तो उसकी वजह से उनको जो है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो डेवलप हो सकता है। आगे हम देख सकते हैं कि बताया हुआ है कि टेम्परामेंट इज़ एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ चाइल्ड कैरेक्टर एंड कैन बी शेप बट नॉट चेंज, यानी इनहेरिटेडली जो है वो ये कैरेक्टरिस्टिक या हमारी एक चाइल्ड का कैरेक्टर जो है वो फॉर्म करते हैं टेम्परामेंट, जिसको हम शेप कर सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाओ तो एक और टेम्परामेंट की डेफिनेशन बताइए कि टेम्परामेंट रेफर टू द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ सेंसेशन, association and motivation that underlie the integration of skill and habit based on emotion। यानी इसमें जो है वो कि किस तरीके से जो है वो हम चीज़ों को सेंस करते हैं, एसोसिएट कैसे करते हैं, या जो है वो खुद को या किस तरीके से मोटिवेट होते हैं, हमारी मोटिव क्या क्या हैं, या डिफरेंट स्किल्स या डिफरेंट हैबिट्स के पीछे जो है, या हमारी हैबिट बेस्ड ऑन इमोशन जो है वो क्या है, वो सारी हमारी जो है वो टेम्परामेंट में आ जाती हैं। वो सारी कैरेक्टरिस्टिक 4 तरह के टेम्परामेंट का जिक्र क्या किया गया। एक हार्म अवॉइडेंस, दूसरा नोवेल्टी सीकिंग, रिवॉर्ड डिपेंडेंस एंड परसिस्टेंट। ईच ऑफ दीज 4 जो जेनेटिकली इन्फ्लुएंस ट्रेट हैं वो एक पर्सन की आप कह लो अफेक्ट करते हैं एक पर्सन के ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को कि वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। दीज रिस्पॉन्स पैटर्न आर इनग्रेन्ड बाई 2 to 3 ईयर ऑफ एज, यानी 2 से 3 साल की एज में ही जो है वो ये जो रिस्पॉन्स पैटर्न है वो इनग्रेन होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपके पास हार्म अवॉइडेंस। हार्म अवॉइडेंस में जो है वो एक पर्सनालिटी ट्रेट है जिसमें क्या होता है कि कैरेक्टराइज बाय एक्सेसिव वरी। हार्म अवॉइडेंस मीन जिसमें वो लोग ज़्यादा परेशान जल्दी हो जाते हैं, पेसिमिज्म नाउमीद जल्दी हो जाते हैं, शाइनेस ज़्यादा होता है, फियरफुल ज़्यादा होते हैं, डाउटफुल ज़्यादा होते हैं और इजीली फटीग हो जाते हैं। अब वो लोग जिनके अंदर ये हार्म अवॉइडेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब उनके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। वो लोग जिनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक हार्म अवॉइडेंस की कम है, लो है, उनके अंदर ये सारी खसूसियात क्या होंगी, कम होंगी। जैसे कि हम देख लेते हैं पीपल जो हाई हार्म अवॉइडेंस के साथ हैं वो एग्जिबिट करते हैं फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी क्योंकि हमने बात किया कि इतना के लोग जो है वो फियरफुल ज़्यादा होते हैं, तो जितनी ज़्यादा हार्म अवॉइडेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उतने ज़्यादा वो लोग फियरफुल होंगे। अनसर्टेनिटी जो है वो उनको जो है वो यकीनी किस्म का जो है वो फियर होगा। सोशली इनहिबिशन होंगे, लोगों के साथ इतना घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे। स्ट्रेंजर के साथ शाइनेस ज़्यादा होगी, जल्दी थक जाएंगे। पेसिमिस्टिक वरी होगी, किसी भी प्रॉब्लम को जो है एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉब्लम आई नहीं उससे पहले सोच के जो है वो परेशान होंगे, नाउमीद जल्दी हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो हाई हार्म अवॉइडेंस बिहेवियर है उनकी वजह से उनकी जो है वो मैल अडॉप्टिव इनहिबिशन हो सकती है एंड एक्सेसिव एंजाइटी, यानी उसको वो इन्वायरमेंट में प्रॉपर तरीके से जो है वो अडॉप्ट नहीं करवा सकते क्योंकि शाई होंगे, फियरफुल होंगे और इजीली फटीग हो जाएंगे इस वजह से। जबकि लो हार्म अवॉइडेंस में हम देखेंगे अब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कम है, यानी वो लोग जिनके अंदर हार्म अवॉइडेंस की ट्रेड्स जो है वो कम है,
केयर फ्री होंगे, टेंशन फ्री होंगे, एनर्जेटिक ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ हमने बात की फटीग और जहाँ हमने बात की एनर्जेटिक। वहाँ हमने बात की सोशल इनहिबिशन की, आउटगोइंग ज़्यादा होते हैं। वहाँ हमने बात की पेसिमिस्टिक की, हाई हार्म अवॉइडेंस में, यहाँ आ जाते हैं ऑप्टिमिस्टिक। फिर इसके साथ साथ जो लो हार्म अवॉइडेंस जो है वो बिहेवियर उनकी वजह से क्या होगा, उनकी जिन लोगों के अंदर लो हार्म अवॉइडेंस बिहेवियर ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, अनरिस्पॉन्सिव टू पोटेंशियल हार्म और डेंजर। अगर कोई डेंजर या हम आ भी जाते हैं तो इतने ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं होते या इतने ज़्यादा उसको लेके आपके लोग नर्वस या अपसेट नहीं होते। जैसे कि हाई हार्म अवॉइडेंस में हमने देखा कि लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सेकेंड ट्रेट आता है नोवेल्टी सीकिंग। अब नाम नोवेल मीन कुछ न्यू, सीकिंग कुछ नया ढूंढते हैं। तो नोवेल्टी सीकिंग ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स है जिसमें जिन लोग के अंदर ये होती है वो एक्सप्लोर ज़्यादा करते हैं, यानी उनको हर चीज़ में एक्सप्लोर करना होता है इन रिस्पॉन्स टू नोवेल स्टिमुलेशन। कुछ भी न्यू आएगा तो उसमें एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। इम्पल्सिव उनके डिसीजन मेकिंग होते हैं। एक्स्ट्रावेजन होते हैं इन अप्रोच टू रिवॉर्ड क्यू, फजूल खर्च ज़्यादा होते हैं एक्स्ट्रावेजन। कोई भी जो है वो किसी कोई अप्रूवल लेने के लिए, कोई रिवॉर्ड लेने के लिए जो है वो फजूल खर्ची करेंगे सिर्फ अपने उस क्यू को या उस रिवॉर्ड क्यू को ऑब्टेन करने के लिए। क्विक लॉस ऑफ टेम्पर, जल्दी जो है वो अपना टेम्पर लूज कर देते हैं। अवॉइडेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन को जो है वो उनका ज़्यादा होता है कि हम कितना उनको अवॉइड करें। अब ये ट्रेड जिन लोगों के अंदर ज़्यादा होगी वो क्या होगी, क्विक टेम्पर होगी, क्योंकि हमने बात की क्विक लॉस ऑफ टेम्पर होता है इस तरह की। इस ट्रेट में जिन लोगों के अंदर ज़्यादा होगा तो वो क्विक टेम्पर होंगे। क्यूरियस ज़्यादा होते हैं, हर चीज़ में तजस्सुस होता है, खोज होता है कि हम ये करेंगे, ये क्या, ये इजीली बोर हो जाते हैं, उन्हें कुछ न्यू, कुछ नया, कुछ डिफरेंट चाहिए होता है। इम्पल्सिव ज़्यादा होते हैं, एक्स्ट्रावेशन फजूल खर्च ज़्यादा होता है। डिसऑर्डरली, लाइफ में कोई तरतीब नहीं होती, यानी वो अगर किसी कोई काम करें तो बोर हो गए हैं, क्यूरियोसिटी ख़त्म हो गई तो वो छोड़ के जो है वो कुछ और करना शुरू करेंगे, उसको वहीं पे जो है वो लेफ्ट ओवर कर देंगे। ही और शी में भी इजीली बोर्ड एंड डिस्ट्रैक्ट विद द डेली लाइफ, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं डेली लाइफ एंड प्रोन टू एंग्री आउटबर्स्ट, जिसकी वजह से उनको गुस्सा आ सकता है। एंड फिकल इन रिलेशनशिप जो है वो, कि उनकी रिलेशनशिप कंसिस्टेंट नहीं होते, वो चेंज करते हैं। जहाँ उनको कुछ नया ख़त्म हो गया रिलेशनशिप में या जहाँ वो बोर हो गए तो वो छोड़ के जो है वो कुछ नया करना शुरू कर देंगे। पर्सन जो लो नोवेल्टी सीकिंग के साथ होते हैं वो स्लो टेम्पर्ड होते हैं, स्टॉइक होते हैं, यानी हार्डशिप कोई आ जाता है लाइफ में तो उसको बर्दाश्त करते हैं। रिफ्लेक्टिव होते हैं, जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं प्रॉपर तरीके से, जो है वो चीज़ों से फ्रूगल होते हैं, मनी सेविंग होते हैं, रिजर्व रहते हैं, जो है वो होते हैं। ऑर्डर, उनको इतना ज़्यादा सोशल क्यू की ज़रूरत नहीं होती, ऑर्डरली तरतीब उनके अंदर ज़्यादा होता है। टॉलरेंट और मोनोटोनी, यानी अगर उनकी लाइफ एक जैसी चलिए, कंसिस्टेंट चले, तो कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई वैरायटी नहीं आ रहा तो उसको बर्दाश्त करते हैं। उस पर ये नहीं कहते कि क्यों चेंज नहीं आ रहा, हम तंग आ गए एक जैसी लाइफ से। योशी में भी अडेयर टू रूटीन ऑफ एक्टिविटी, अपनी डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ है उनके साथ जो है वो प्रॉपर तरीके से अटैच होते हैं, उनसे बोझ जो है वो जल्दी नहीं होते। रिवॉर्ड डिपेंडेंस की बात की जाए तो हाउ अ पर्सन रिस्पॉन्ड टू सोशल क्यूज, एक पर्सन सोशल क्यू से किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है वो आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक रिवॉर्ड डिपेंडेंस। रिवॉर्ड डिपेंडेंस वो टेंडेंसी आता है कि हम किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। वर्बल सिग्नल ऑफ सोशल अप्रूवल, सोशल सपोर्ट एंड सेंटीमेंट। जब रिवॉर्ड डिपेंडेंस लेवल डेविएट कर जाए फ्रॉम नॉर्मल से तो हम देख सकते हैं कितना के लोगों के अंदर जो है वो डिफरेंट पर्सनैलिटी, एडिक्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं, क्योंकि उनको जो है वो रिवॉर्ड चाहिए होता है, अप्रूवल जो है वो दूसरों से जो है वो चाहिए, या वो पर्सन किस तरीके से रिस्पॉन्ड जो है वो करता है। अब जिन लोगों के अंदर ये रिवॉर्ड डिपेंडेंस ज़्यादा होगी वो क्या होगी, टेंडर हार्टेड, ज़्यादा काइंड होंगे, ठीक है, ज़्यादा आपके लिए सॉफ्ट होंगे, सेंसिटिव ज़्यादा होंगे, दूसरों के लिए आते, सोशल लेवल ज़्यादा होंगे एंड सोशली डिपेंडेंट, उनको दूसरों की अप्रूवल जो है वो हर हाल में जो है वो चाहिए होती है। दे मे बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन अप्रूवल फ्रॉम अदर्स and readily assume the ideas and wishes of others without regard for their own belief and desire। वो अपनी बिलीफ, अपनी डिज़ायर का ख्याल नहीं रखेंगे, जो दूसरों ने कहा उसकी बात में हाँ मिलाएंगे, क्योंकि उनको सोशल अप्रूवल चाहिए। जबकि जो लो रिवॉर्ड डिपेंडेंस वाले लोग होते हैं, इस तरह के लोग जो है प्रैक्टिकल होते हैं, वो उनको कुछ नहीं होता कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, हमें तो उसके लिए अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा। दे आर प्रैक्टिकल, टफ होते हैं, माइंडेड होते हैं, कोल्ड होते हैं, बेस्ड होते हैं, उनको कोई फील जो है वो नहीं होता कि कोई हमारे बारे में जो है वो क्या सोचेगा। सोशली इंसेंसिटिव होते हैं, उनको जो है वो सोसाइटी के रिस्पॉन्स से कोई कंसर्न नहीं होता। इरेजोलेट होते हैं एंड इनडिफरेंट टू बीइंग अलोन होते हैं, उनको जो है वो अकेला, इरेजोलेट मीन डाउटफुल जो है वो जो है वो आपके लिए डाउटफुल जो है वो हो सकते हैं। इंडिफरेंट टू बीइंग अलोन, उनको जो है वो अकेला रहने से जो है कुछ खास फर्क जो है वो नहीं पड़ता। सोशल विड्रॉल, डिटैचमेंट इन तरह के लोगों के अंदर हो सकती है। अलोननेस वो हो सकते हैं। डिस्ट्रस्ट इन अदर कैन रिजल्ट, ठीक है। इंटरेस्ट इन अदर, यानी उनको दूसरों में कोई खास जो है वो इंटरेस्ट जो है वो नहीं होती, वो अलोननेस मीन अकेला रहना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर आता है परसिस्टेंट कहते हैं कि इन परसिवरेंस इन स्पाइट ऑफ फटीग एंड फ्रस्ट्रेशन,
यानी थकावट या फ्रस्ट्रेशन के बावजूद वो कितने साबित कदम रहते हैं। अब वो लोग जिनके अंदर ये ट्रेट ज़्यादा होती है, हाईली प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो हार्ड वर्किंग ज़्यादा होते हैं, एम्बिशियस ज़्यादा होते हैं, ओवर अचीवर ज़्यादा होते हैं। वो रिस्पॉन्स टू फटीग एंड फ्रस्ट्रेशन एज अ पर्सनल चैलेंज, अगर उनको कोई फटीग या फ्रस्ट्रेशन होती भी है तो एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं, कहते हैं हम इसको फेस करेंगे, इसका मुकाबला करेंगे। दे मे जो है वो परसिवियर इवन व्हेन अ सिचुएशन डिक्टेट दे शुड चेंज और स्टॉप। इवन कोई सिचुएशन आई है जो कहती है उनको कि वो उसको चेंज कर लें या रुक जाए, वहाँ पे भी जो है वो साबित कदम रहते हैं और जो है वो सब्र के साथ चीज़ों को जो है वो टैकल करते हैं, उनको फेस करते हैं। जबकि जो लो परसिस्टेंट में है, पीपल विद लो परसिस्टेंट, वो कहते हैं इनएक्टिव होते हैं, इंटॉलरेंट होते हैं, यानी वो इतने एक्टिव नहीं होते, लेजी ज़्यादा, इंटॉलरेंट मीन लेजी, अनस्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती, जहाँ उनको लगा कि कोई फ्रस्ट्रेशन है या कोई स्ट्रेस है तो छोड़ छाड़ के भाग देते हैं, इरेटिक, कंसिस्टेंट नहीं होते अपनी लाइफ में। दे टेंड टू गिव अप इजीली व्हेन फ्रस्ट्रेटेड एंड रियली स्ट्राइव बाय हायर अकम्प्लिशमेंट। कोई भी फ्रस्ट्रेशन आई है तो छोड़ छाड़ देते हैं सब चीज़ें, और जो हायर अकम्प्लिशमेंट के लिए स्ट्राइव नहीं करते। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं जो है वो बायोलॉजिकल थ्योरी कहते हैं कि ये चारों ट्रेड्स हर पर्सन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो कि पर्सनैलिटी को फॉर्म करती हैं। फ़र्क ये है कि किसी के अंदर कोई एक ट्रेड जो है वो हाई है, किसी के अंदर कोई एक ट्रेड लो है। किसी कोई ऐसी सिचुएशन होता है जहाँ हम हाईली परसिस्टेंट हो जाते हैं और कभी हम लो जो है वो परसिस्टेंट हो जाते हैं, तो ये ट्रेड में वेरिएशन आती रहती है। हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खुद को अडॉप्ट करते रहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते रहते हैं कि कहाँ हमने जो है वो हाईली परसिस्टेंट होना है, कहाँ हमने लो परसिस्टेंट होना है, कहाँ हमने लो रिवॉर्ड होना है, कहाँ हाई रिवॉर्ड होना है। तो जब तक ये फ्लेक्सिबिलिटी है तो एक पर्सन जो है वो नॉर्मली बिहेव करता है। बायोलॉजिकल थ्योरी ये कहती है कि दीज फोर जेनेटिकली जो इंडिपेंडेंट टेम्परामेंट ट्रेड्स हैं, अगर इन ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन में जो है वो आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल बताइए कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले क्या होते हैं, लो इन हार्म अवॉइडेंस ट्रेट, यानी उनके ना हार्म अवॉइडेंस वाली ट्रेट क्या होती है, लो होती है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई फियर या एंजाइटी वगैरह नहीं होती, जो मर्जी जो है वो डेंजर वगैरह है, बस वो जो है वो अपने जो उन्होंने करना होता है वो करते हैं। हाई नोवेल्टी सीकिंग, दूसरों से उनको जो है वो रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए होता है, उनको कुछ न्यू करना होता है, क्यूरियोसिटी उनके अंदर जो है वो ज़्यादा होती है। इतना जो डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसमें मैंने बात की, दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, इनका हाई इन रिवॉर्ड डिपेंडेंस ट्रेन, यानी उनको दूसरों से सुख के लिए ज़्यादा चाहिए होती है, दूसरे भले जो मर्जी करें वो उनके जो है चीज़ करते रहते हैं, सिर्फ अप्रूवल के लिए या साथ के लिए। हार्म अवॉइडेंस ट्रेट इनके अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी जल्दी फेयरफुल हो जाते हैं, जल्दी एंशियस जो है वो हो जाते हैं, शायद ज़्यादा होते हैं, सोशल जो है वो कम होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास साइकोडायनामिक थ्योरी। साइकोडायनामिक थ्योरी ये कहती थी कि ऑल द टेम्परामेंट जो है वो लार्जली इनहेरिटेड है, सोशल लर्निंग, कल्चरल एंड जो रैंडम लाइफ इवेंट्स है ये भी यूनिक होते हैं टू ईच पर्सन। हर पर्सन की लाइफ में उसकी सोशल लर्निंग, जो सोसाइटी उसको जो है चीज़ें लर्न करवाती है वो हर पर्सन की डिफरेंट होती है, हर पर्सन का कल्चर डिफरेंट होता है, हर पर्सन की लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो साइकोडायनामिक थ्योरी वाले कहते थे कि इन सारी चीज़ों का भी आपकी पर्सनैलिटी पर जो है वो इफेक्ट होता है, आपके करैक्टर पर इफेक्ट होता है। तो साइकोडायनामिक थ्योरी वालों ने मेनली करैक्टर पर बात की। इन्होंने कहा कि करैक्टर क्या है, कॉन्सिस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट अबाउट सेल्फ एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड, हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड और सेल्फ के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। हमारा करैक्टर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रेजुअली डेवलप होता है, जैसे जैसे हम उसको डिफरेंट एनवायरनमेंट में जो है वो एक्सपोज करते जाते हैं। इट डेवलप ओवर द टाइम as the person come into contact with the people and situation and confront the challenges। जैसे ही वो पर्सन डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट सिचुएशन में इंटरेक्ट करता है तो या कन्फ्रंट करता है चैलेंजेस को, वैसे वैसे जो है वो उसका जो है वो न्यू करैक्टर में जो है वो चेंज आता रहता है, करैक्टर जो है वो डेवलप होता जाता है। 3 तरह के साइकोडायनामिक थ्योरी में 3 तरह के करैक्टर ट्रेट्स का जिक्र किया गया, एक सेल्फ डायरेक्टेडनेस, कॉपरेटिवनेस और सेल्फ जो है वो ट्रांसेंडेंस। व्हेन फुली डेवलप दीज कैरेक्टर ट्रेट्स डिफाइन अ मैच्योर पर्सनालिटी, जब जो है ये तीनों ट्रेट्स जो है वो फुली डेवलप हो जाती हैं तो एक पर्सन की जो है वो करैक्टर को फॉर्म करते हैं, उसकी एक मैच्योर पर्सनालिटी को जो है वो डिफाइन करती हैं। करैक्टर मैच्योर इन स्टेप बाय स्टेज फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू द लेट एडल्ट। पहली बात कर लें सेल्फ डायरेक्टेडनेस की, तो इसमें ये वो ट्रेट है जिसमें एक्सटेंड के एक पर्सन कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना रिलायबल है, कितना रिसोर्सफुल है, कितना गोल ओरिएंटेड है, कितना सेल्फ कॉन्फिडेंट। अब हम देख सकते हैं हम सब के अंदर कभी हम लो सेल्फ डायरेक्टेड हो जाते हैं तो कभी हम हाईली सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। हम अपने इर्द गिर्द लोग देख सकते हैं, कुछ लोग जो है वो ज़्यादा जो है वो हाई इन सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, कुछ लो में होते हैं। तो वो लोग जो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं वो ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं, अफेक्टिव ज़्यादा होते हैं, खुद को जो है वो कैन अडॉप्ट देयर बिहेवियर टू अचीव द, अपने गोल को अचीव करने के लिए जो है वो खुद को अडॉप्ट कर सकते हैं। जबकि वो लोग जो लो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं वो ब्लेमिंग ज़्यादा होता है, दूसरों को ब्लेम ज़्यादा करेंगे, हेल्पलेस होते हैं, दूसरों की मदद नहीं करते, इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, अनरिलायबल होते हैं, उन पर यकीन नहीं किया सकता, ट्रस्ट नहीं किया सकता। दे कैन नॉट सेट एंड परस्यू मीनिंगफुल गोल, वो लाइफ में जो है वो मीनिंगफुल गोल को जो है वो परस्यू
नहीं कर सकते। आगे आ जाता है कॉपरेटिवनेस। कॉपरेटिवनेस आता है रेफर टू द एक्सटेंट टू विच अ पर्सन सी हिमसेल्फ हरसेल्फ एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एक सोसाइटी का वो खुद को कितना इंपॉर्टेंट पर्सन समझता है, वो आता है या कितना दूसरों के साथ मिलकर कॉपरेट करता है खुद को उस कम्युनिटी का, उस सोसाइटी का हिस्सा समझते हुए। जो हाईली कॉपरेटिव लोग होते हैं दूसरों से कॉपरेट ज़्यादा करते हैं, एम्पैथेटिक ज़्यादा होते हैं, दूसरों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, बर्दाश्त ज़्यादा होती हैं, कंपैशनेट होते हैं, ठीक है, सपोर्टिव ज़्यादा होते हैं, दूसरों को हेल्प आउट करते हैं, प्रिंसिपल होते हैं और पसंद होते हैं। जबकि वो लोग जिनके अंदर ये ट्रेट कम होती है, लो कोऑपरेटिवनेस होते हैं, वो सेल्फ एब्जॉर्ब ज़्यादा होते हैं, सेल्फ लव ज़्यादा होते हैं, उनको अपने मतलब से कंसर्न होता है, दूसरों से उनको कोई लेना देना नहीं होता है, इनटॉलरेंट होते हैं, दूसरों की बात को या सिचुएशन को या चीज़ों को जो है वैसे बर्दाश्त नहीं करते, क्रिटिकल ज़्यादा होते हैं, जो है वो अनहेल्पफुल होते हैं, दूसरों में तनकीद करना उनके अंदर ज़्यादा होती है, रिवेंजफुल बदला लेने वाले होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक अपना मतलब देखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, एंड दे लुक आउट फॉर देमसेल्फ विदाउट रिगार्ड फॉर द राइट एंड फीलिंग ऑफ अदर। यानी वो सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, दूसरों को जहाँ उनको फ़ायदा हो वहाँ कॉपरेट कर लेते हैं, जहाँ फ़ायदा ना हो वहाँ कॉपरेट नहीं करते। सेल्फ ट्रांससेंडेंस में आ जाता है डिस्क्राइब द एक्सटेंट टू विच अ पर्सन कंसिडर हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, कि वो खुद को उस यूनिवर्स का कितना इंटेग्रल पार्ट जो है वो समझता है। पीछे हमने सोसाइटी की बात की थी, यहाँ यूनिवर्स की बात की है। जो सेल्फ ट्रांससेंडेंट पीपल होते हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं, अनप्रिटेंशियस होते हैं, प्रिटेंड करना, बहाने लगाना, एक्टिंग करना उनको नहीं आती, हम्बल आजिज़ होते हैं, फुलफिल होते हैं और उनको अपनी जो नीड्स हैं वो फुलफिल होती हैं। दीज ट्रेट्स आर हेल्पफुल व्हेन डीलिंग विद सफरिंग, इलनेस और डेथ। वो इन सारे लोगों के साथ इलनेस या सफरिंग के साथ जब डील करते हैं तो उसमें जो है वो अपने हम्बल रह के जो है वो लोगों को डील करते हैं, उनको टैकल करते हैं। जबकि वो लोग जो लो सेल्फ ट्रांससेंडेंट होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, मतलबी होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, सिर्फ अपने लिहाज से कॉन्शियस होते हैं, मटीरियलिस्टिक होते हैं, अपने मकसद जब हो तो बस उसके लिहाज से कंट्रोलिंग, जब मकसद हो तो चीज़ों को मैनेज कंट्रोल करेंगे, जब मकसद ना हो तो तब पीछे हट जाएंगे। दे मे हैव डिफिकल्टी एक्सेप्टिंग सफरिंग, दूसरों की तकलीफ को, पेन को नहीं समझेंगे, कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल होगा, पर्सनल या मटीरियल लॉसेज जो है पे, एंड दैट जो है वो अगर किसी को जो है कोई लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया है, किसी को कोई लॉस वगैरह हो डेथ हो गया, तो उन सारी सिचुएशन को जो है वो ये एक्सेप्ट नहीं करते। नेक्स्ट आ जाए तो बताया हुआ है कि हमारे जो फैमिली के साथ एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे पीयर्स के साथ जो सेम एज फेलोज के साथ हैं या अदर के साथ हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक पर्सन की साइकोसोशल डेवलपमेंट को। जो सोशल एजुकेशन है कि हम फैमिली में हमें किस तरीके से सोशलाइज किया जाता है, कैसे सोशली एजुकेट किया जाता है कि हमने लोगों के साथ कैसे मिलना है, कैसे रहना है, या कि जो हमारी सपोर्ट है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे कैरेक्टर को जो है वो डेवलप करते हैं। जैसे फैमिली इन्वायरमेंट है जहाँ पे कोऑपरेशन को दूसरों के साथ जो है वो कंपैशन को, टॉलरेंस को इतना वैल्यूएबल नहीं रखा जाता, तो वहाँ पे जो है वो जो बच्चे हैं उनके अंदर भी ये ट्रेट जो है वो कोऑपरेटिवनेस की जो ट्रेट है वो तरीके से डेवलप जो है वो नहीं होती। पर्सन जो नॉन सपोर्टिव या डिफिकल्ट पीयर रिलेशनशिप के में हो, ग्रोइंग अप मे हैव लाइफ लॉन्ग जो है वो डिफिकल्टी रिलेटिंग टू अदर, यानी अगर उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो उसका सपोर्टिव नहीं रहा या उसके लोगों के साथ जो है वो ताल्लुकात जो है वो डिफिकल्ट रहे हैं, तो लेटर ऑन लाइफ में भी जो है वो लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने में उसको डिफ़िकल्टी रहती है, और जो है वो ग्रोइंग अप मे हैव लाइफ लॉन्ग डिफिकल्टी रिलेटिंग टू अदर एंड फॉर्मिंग सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप। ठीक है, तो उस लिहाज से उनके लोगों के साथ जो है वो सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप नहीं हो सकती। आगे आ जाए तो बताया कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर रिजल्ट व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट प्रोड्यूस मैल एडॉप्टिव इनफ्लेक्सिबल वे ऑफ व्यूइंग सेल्फ एंड कोपिंग विद वर्ड्स एंड रिलेटिंग टू अदर। यानी आप किसी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर कब जो है वो डायग्नोज करोगे, जब उसके टेम्परामेंट और कैरेक्टर डेवलपमेंट दोनों की बेस करके, जब उनकी टेम्परामेंट से उसका कैरेक्टर मैल एडॉप्टिव है, इनफ्लेक्सिबल है, और किस तरीके से खुद को व्यू करता है या इन्वायरमेंट के साथ कैसे कोप करता है या खुद को कैसे दूसरों से रिलेट करता है, जब उसके अंदर इनफ्लेक्सिबिलिटी या मैल एडॉप्टेबिलिटी आता है, तो तब आप उसको किसी पर्सन को पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोज करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हमने बात की थी कि कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिनसे हम जो है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकें, सिर्फ थेरेपीज़ हैं, सिर्फ डिफरेंट स्ट्रैटजीज़ हैं जो हम अकॉर्डिंग टू डिसऑर्डर टाइप या सेवेरिटी के हिसाब से जो है वो यूज़ करके जो है वो पर्सनालिटी को सिर्फ शेप दे सकते हैं। पर्सनालिटी को चेंज नहीं किया जा सकता, सिर्फ शेप दिया जा सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिटेशन एंड गुड इंडिविजुअल थेरेपी आर मोर लाइकली टू
इफेक्टिव देन इन एनी सिंगल ट्रीटमेंट। इसमें वो जैसे लोग जिनको डिस्ट्रेस है, डिप्रेशन वगैरह है, स्ट्रेस एंजाइटी, तो उसमें हम वो मेडिसिन दे के उनका वो स्ट्रेस और डिप्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी चेंज नहीं होगी। हाँ, उनका स्ट्रेस और डिप्रेशन कंट्रोल होगा तो उसके अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी खुद से जो है वो चेंज हो सकता है। नॉट ऑल द पीपल विद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सीक ट्रीटमेंट, हाउएवर इवन व्हेन सिग्निफिकेंट अदर आर्ग्यू देम टू डू। बहुत सारे लोग जो है तकरीबन जितने भी लोग हैं जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ होते हैं वो नॉर्मली खुद से ट्रीटमेंट हासिल करने नहीं आते, क्योंकि उनका ख्याल ये होता है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एक्चुअल में तो प्रॉब्लम दूसरों को है जिसकी वजह से जो है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत कम जो है वो ट्रीटमेंट के लिए खुद से आते हैं, या कोई दूसरे उनको इंसिस्ट करें तो तब जो है वो आते हैं। पीपल जो पैरानॉइड, स्कीजॉइड, स्कीजोटाइपल, नार्सिसिस्टिक, पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ होते हैं, वो ज़्यादा इंगेज रहते हैं और रिमेन एनी ट्रीटमेंट में, ठीक है। दे सी अदर पीपल आर लीस्ट लाइक, ये सारे डिसऑर्डर के लोग कम से कम जो है वो ट्रीटमेंट में इंगेज रहते हैं, क्योंकि इनका ख्याल होता है कि उनका अपना बिहेवियर जो है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, या बेसिकली दूसरे हैं, अदर्स हैं जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो है वो जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है क्लाइंट का पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, उसमें हम फोकस करते हैं क्लाइंट की सिम्टम को रादर देन द पर्टिकुलर सब टाइप, यानी इधर उनको कॉग्निटिव या परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन है, कोई अफेक्टिव सिम्टम है, कोई एग्रेशन है या एंजाइटी, उसकी बेस पे सिम्टम दी जाती हैं। ये 4 कैटेगरी सिम्टम्स की कैटेगरीज बताई गई हैं रिलेटेड टू टेम्परामेंट। जो लो रिवॉर्ड डिपेंडेंस एंड क्लस्टर ए डिसऑर्डर वो रिस्पॉन्स करते हैं कैटेगरीज ऑफ अफेक्टिव डिसरेगुलेशन, यानी वो लोग जिनके अंदर रिवॉर्ड डिपेंडेंस लो होती है ये जो क्लस्टर ए डिसऑर्डर के वो लोग जिनको क्लस्टर ए डिसऑर्डर होते हैं उनके अंदर जो है वो ज़्यादा उनको अपनी इमोशंस को रेगुलेट करने में प्रॉब्लम होती है, डिटैचमेंट उनके अंदर ज़्यादा होती है, कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है, तो उनको उस हिसाब से मेडिसिन दी जाती हैं। जबकि जो क्लस्टर बी है उनके अंदर हाई नोवेल्टी सीकिंग बिहेवियर ज़्यादा होता है, तो उनको जो है वो इम्पल्सिव और एग्रेशन से रिलेटेड जो सिम्टम है वो उनके अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, तो उनको उस लिहाज से जो है वो ट्रीटमेंट दिया जाता है। जबकि जो क्लस्टर सी है इनके अंदर हाई हार्म अवॉइडेंस होता है, ज़्यादा फियरफुल और एंशियस इनका बिहेवियर ज़्यादा होता है, तो उनको एंजाइटी और डिप्रेसिव जो सिम्टम है इनके अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, तो इस लिहाज से उनको मैनेज किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो ये बताया हुआ है कि एग्रेशन की 4 टाइप होते हैं। अफेक्टिव एग्रेशन जो नॉर्मल सबको जो है वो होता है, प्रीडेटरी जिसमें होस्टाइल या क्रुएल्टी दूसरे जुल्म करते हैं या दुश्मन वाला उनका मतलब एग्रेशन इस तरह का होता है। ऑर्गेनिक लाइक जब उनको कोई ट्रॉमा वगैरह हो, कोई ब्रेन में की जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग में कोई ऑल्ट्रेशन आए या उसकी एनाटॉमी में, तो उसकी वजह से अगर वो एग्रेसिव हो गए हैं। इक्तल जो है वो एग्रेशन जो है वो एक काइंड ऑफ जो है वो नॉर्मल एग्रेशन जिसमें जो है वो बताया, तो इन सब के अंदर जो है ये मेडिसिन बताई है कि आप इस अगर टाइप का एग्रेशन है तो उसमें आप ये देते हो। मूड डिसरेगुलेशन अगर किसी में है तो उसके अंदर जो है वो इसी तरह ये मूड स्टेबलाइजर जो है वो एंटीसाइकोटिक या एंटी डिप्रेसेंट यूज़ किए जाते हैं। एंजाइटी है तो देखा जाता है कि इधर वो क्रॉनिक कॉग्निटिव एंजाइटी है, क्रॉनिक सोमैटिक है, ये सीवियर एंजाइटी, उस हिसाब से जो है वो ड्रग चॉइस की जाती है। इतना साइकोटिक सिम्टम में अगर एक्यूट साइकोसिस है तो एंटीसाइकोटिक, अगर क्रॉनिक या लो लेवल साइकोटिक लाइक सिम्टम है तो फिर उसमें लो डोज एंटीसाइकोटिक जो है वो दी जाती हैं। आगे आ जाते हैं इंडिविजुअल एंड ग्रुप फॉर्म में। नॉर्मली इस तरह के पेशेंट को जो है वो आउटडोर में ही जो है वो थेरेपी दी जाती है, लेकिन वो जहाँ पर पेशेंट की सेफ्टी कंसर्न हो तो वहाँ इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो की जाती है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप थेरेपी गोज फॉर द क्लाइंट विद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें जो है वो मेन उनका फोकस होता है कि उनका ट्रस्ट को बिल्ड करना है, उनको जो बेसिक लिविंग स्किल्स हैं वो सिखानी है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, उनकी जो डिस्ट्रेसिंग सिम्टम है जैसे एंजाइटी है उनको डिक्रीज़ करना है, उनके जो लोगों के साथ ताल्लुकात हैं रिलेशनशिप उनको इम्प्रूव करना है। रिलैक्सेशन और मेडिकेशन टेक्निक में जो है वो उनकी एंजाइटी को मैनेज करने के लिए उनको माइंड डाइवर्शन या मेडिटेशन टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। असर्टिव ट्रेनिंग ग्रुप में वो लोग जो डिपेंडेंट या पैसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ लोग होते हैं उनके अंदर ये असर्टिव ट्रेनिंग जो है वो या थेरेपी यूज़ की जाती है, जिनमें उनको बताया जाता है किस तरीके से जो है उन्होंने अपने बात जो है वो दूसरों को कन्वे करना है या किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को सेटिस्फाइड बनाना है, अपने सेल्फ एस्टीम को जो है वो बूस्ट करना है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो डिफरेंट जो है वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें बेसिकली उनकी कॉग्निशन में और उनके बिहेवियर को जो है वो मॉडिफाई किया जाता है, अडॉप्टिव और फ्लेक्सिबल जो है वो किया जाता है। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक में उनका थिंकिंग का जो पैटर्न है रिलेटेड या वो किस तरीके से अपनी सेल्फ ऑर्डर के बारे में सोचते हैं उस पर जो है वो काम किया जाता है। उनकी थॉट्स स्टॉप हैं, उनको कोई नेगेटिव थॉट्स आए हैं तो उनको बताया जाता है किस तरीके वो थॉट को अपनी स्टॉप कर सकते हैं, उनको डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करके
पॉजिटिव सेल्फ टॉक सिखाई जाती है कि वो उससे पॉजिटिवली जो है वो टॉक करें, ठीक है। अगर उनके अंदर कोई नेगेटिव सेल्फ मैसेज है तो उनको चेंज करें। डी कैटास्ट्रोफाइजिंग, ये पेशेंट एंजाइटी डिसऑर्डर में भी आपने टेक्निक देखी है जिसमें उनको कहते हैं चीज़ों को सिचुएशन को मोर रियलिस्टिकली व्यू करें। डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी जो है वो डिज़ाइन की जाती है क्लाइंट के साथ विद बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें मेन फोकस किया जाता है उनकी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पे एंड बिहेवियर पे, और फिर उसके साथ साथ जो है वो उनकी इमोशंस को रेगुलेट करवाया जाता है, जो मेन जो है वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है। आगे आपको ये तमाम डिसऑर्डर के साइंस बताए हुए हैं, जैसे पैरानॉइड का बताया हुआ है, सस्पिशियस ज़्यादा होते हैं सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म से ज़्यादा होस्टाइल हो सकते हैं, डिफेंसिव ज़्यादा होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं हर वक्त होते हैं, डिफ़िकल्टी विद टीम वर्क में उनको डिफ़िकल्टी हो सकता है, डिफ़िकल्टी रिलैक्सिंग में हो सकता है, या डिफ़िकल्टी विद इंट्रोस्पेक्शन, खुद से जो है वो अपनी मेंटल स्टेट को ऑब्जर्व करने के लिए आते डिफ़िकल्टी हो सकती है। स्किज़ॉइड में जो मेन है उनके अंदर जो है वो रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं करते, रियली एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रॉन्ग या एक्सपीरियंस एक्सप्रेस कर पाते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन को, कोई उनके लिए डिज़ायर नहीं होती सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए। अगर कोई हॉबीज़ वगैरह या एक्टिविटीज़ वो चूज़ करते हैं जिसमें वो अकेले रह के जो है वो खेलें, दूसरों के इन्वॉल्वमेंट वगैरह ना हो। स्कीज़ोटाइपल पर्सनैलिटी में देखा जाए तो इसमें शायद कि जो है वेग या ओवर स्पीच होती है, एक्सेंट्रिक जो है वो उनकी क्लॉथिंग हो सकती है, डिफ़िकल्टी मेकिंग फ्रेंड्स वगैरह नहीं बना पाते, पैरानॉइड ये हो सकते हैं, और इनकी इमोशंस हो सकते हैं, इनमें ओवर परसेप्शन हो सकती है, इनमें कोई डिल्यूजन या हेलुसिनेशन वगैरह इनके अंदर हो सकती है। एंटी सोशल में रिस्क टेकिंग बिहेवियर ज़्यादा होता है, इलीगल एक्शन इनके ज़्यादा होते हैं, इम्पल्सिविटी ज़्यादा होता है, सेम रूटीन के साथ बोर हो जाते हैं, लैक ऑफ रिमोर्स इनके अंदर होता है, गवर्नेंट या लाइंग और डिसीट बिहेवियर ज़्यादा होता है। हिस्ट्रॉनिक में हमने बात की थी, ये जो है वो सेडक्टिव या प्रोवोकेटिव इनका बिहेवियर हो सकता है, एडमायर इनको जो है वो अटेंशन सीकिंग इनका बिहेवियर ज़्यादा हो सकता है। नार्सिज्म में हमने कहा ग्रैंडियोज बिहेवियर ज़्यादा होगा, सेल्फ इम्पोर्टेंट इन्फ्लेटेड सेल्फ इम्पोर्टेंस होगी फिल्म ऑफ विक्टिमाइजेशन को होगा कि हाँ हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, हमें जो है वो प्रॉपर अप्रूवल जो है वो चाहिए। बॉर्डर लाइन में मैंने बात किया कि इंस्टेबिलिटी इनके अंदर ज़्यादा होती है, सेल्फ म्यूचुलेशन हो सकते हैं, एग्रेसिव डेंजरस उनके बिहेवियर हो सकते हैं, फियर ऑफ अबंडन उनको होता है कि दूसरे में छोड़ के ना चले जाएं, उस लिहाज से उनके जो है वो रिलेशनशिप जो है वो इंस्टेबल हो सकते हैं। डिपेंडेंट में मैंने बताया ओवरली क्लिंची बिहेवियर ज़्यादा होगा, ओवर डिपेंडेंट ज़्यादा होगा, फियर ऑफ सेपरेशन होगा, एक्सेसिव एंजाइटी उनको हो सकती है, पेसिमिज्म उनके अंदर हो सकती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में हमने बात की कि ये हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, रिजिड होते हैं, सोशली आइसोलेट होते हैं और होर्डिंग चीज़ों को जमा करना अरेंज करना जो है वो इनको होता है। इसके साथ हमारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई जो है वो कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।